इंडिया इज ए वेलफेयर स्टेट रिव्यू। आज की क्लास का टॉपिक है भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य समीक्षा। हमने कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को ढंग से पढ़ लिया है, समझ लिया है। इस अवधारणा का क्या मीनिंग है, क्या इसका अर्थ है। विभिन्न विद्वानों ने कल्याणकारी राज्य की क्या परिभाषाएं दी है, कल्याणकारी राज्य की क्या विशेषताएं हैं, क्या इसके मेरिट्स हैं, इस राज्य की क्या आलोचनाएं की जाती है। ये सब जान लेने के बाद अब एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है। हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि लोक कल्याणकारी राज्य की जो विशेषताएं हैं, जो एक इस आदर्श को विद्वानों द्वारा वर्णित किया गया है, क्या वो विशेषताएं, क्या उसके कुछ अंश भारत के में पाए जाते हैं, भारत के संविधान में या भारत में पाए जाते हैं। क्या भारत एक वेलफेयर स्टेट है, यह जानना जरूरी है। और क्वेश्चन हो सकता है क्या भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य, अपने पक्ष में तर्क दीजिए। है तो भी तर्क देना है। अगर आप ये मानते हैं कि भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य नहीं है तो इसके विपक्ष में भी तर्क देना है। तो दोनों बातों के लिए हमें आज ये समझेंगे कि क्या भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है। तो भारत के लोक कल्याणकारी राज्य है या नहीं है, यह समझने के लिए हमें कुछ कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। लोकतंत्र, लोक कल्याणकारी राज्य, दोनों अवधारणाएं है क्या। लोकतंत्र क्या है और लोक कल्याणकारी राज्य। आप अच्छी तरह समझते हैं कि लोकतंत्र क्या होता है। जनता का शासन, जिसमें जनता स्वतंत्र हो, जनता को संपूर्ण अधिकार मिले हुए हों, वो लोकतंत्र होता है। तो लोकतंत्र और लोक कल्याणकारी राज्य की दोनों अवधारणाएं जो है, इसके संदर्भ में दो विचारधाराएं हैं। एक, कुछ लोग विद्वान कहते हैं कि लोकतंत्र और लोक कल्याणकारी राज्य दोनों अवधारणाएं एक दूसरे की विरोधी है। अर्थात लोकतंत्र की जो बातें हैं वो लोक कल्याणकारी राज्य लोकतंत्र को सीमित करता है, रेस्ट्रिक्ट करता है, लिमिट लगाता है लोकतंत्र पर। तो प्रारंभिक विद्वान दोनों अवधारणाओं में विरोध मानते हैं। बाद के विचारकों ने यह माना कि लोकतंत्र और लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणाएं एक दूसरे की पूरक है। दोनों आपस में एक दूसरे को काटती नहीं है, विरोध नहीं करती है, दोनों आपस में पूरक है, एक दूसरे का वो करती है। तो इन अवधारणाओं को समझने के लिए हमें लोकतंत्र और लोक कल्याणकारी राज्य दोनों की अवधारणा को, मैंने बताया, प्रतिकूल माना जाता था। एक समय था तब, बहुत पुराने टाइम में, लोकतंत्र और लोक कल्याणकारी राज्य को। क्योंकि लोकतंत्र का क्या अभिप्राय है, लोकतंत्र का अभिप्राय है अधिकाधिक व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तियों को ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्रता हो, नागरिक और राजनीतिक अधिकार सबको मिले हुए हों, मतदान का अधिकार सबको प्राप्त हो, विधि की निगाह में सभी समान हों, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राज्य के कार्यों में सक्रिय भागीदारी तथा सरकार की आलोचना करने का अधिकार। ये जो बातें हैं, सारे नागरिक को सरकार की आलोचना करने का अधिकार हो, राज्य के कार्यों में सक्रिय भागीदारी का अधिकार हो, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, ऐसा राज्य लोकतांत्रिक राज्य कहलाता है। लोक कल्याणकारी राज्य क्या जो मुख्य उद्देश्य है, मुख्य जो धारणा है इसकी, यह है व्यक्ति को सुखी एवं समृद्ध बनाया जाए। इस हेतु राज्य द्वारा आवश्यक सेवा कार्यों का संपादन किया जाए, ये लोक कल्याणकारी राज्य है। तो कल्याणकारी राज्य में क्या होता है कि राज्य का कार्यक्षेत्र अत्यधिक विस्तार हो जाता है, राज्य के कार्यक्षेत्र का कल्याणकारी राज्य में, और व्यक्ति की स्वतंत्रता की भावना को आघात पहुंचता है उससे। इस विचारधारा के जो दोनों को विरोधी मानते हैं, वो ये मानते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य में राज्य के कार्यक्षेत्र का अत्यधिक विस्तार हो जाता है, राज्य हर मामले को देखता है, तो राज्य के हस्तक्षेप के कारण व्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्तियों के जो अधिकार है वो सीमित हो जाते हैं। इस प्रकार लोकतंत्र और लोक कल्याणकारी राज्य दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। ये एक समय था जब ये अवधारणा थी, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार बाद में इस अवधारणा में परिवर्तन आया और आज की जो अवधारणा है दोनों को पूरक मानती है एक दूसरे की। ये समझना जरूरी है कि दोनों पूरक कैसे हैं एक दूसरे के। ये आपको अच्छी तरह समझ लेना है कि दोनों को एक दूसरे को विरोधी मानने वाली अवधारणा समीचीन नहीं है, सही नहीं है। लोकतंत्र और कल्याणकारी राज्य एक दूसरे के विरोधी नहीं है। कल्याणकारी राज्य का क्या तात्पर्य, यथार्थ उद्देश्य क्या है, अगर हम देखें तो कल्याणकारी राज्य भी लोकतंत्र की ही भांति नागरिक द्वारा सच्ची स्वतंत्रता के उपयोग को संभव बनाता है। अर्थात इसका ध्येय, प्रधान उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य का वही है जो लोकतंत्र का है।
लोकतंत्र का की भांति कौन सा एक ही ध्येय है उनका कि नागरिक द्वारा सच्ची स्वतंत्रता का उपयोग संभव हो नागरिकों द्वारा। राज्य के कार्य क्षेत्र का इस ढंग से विस्तार करना है लोक कल्याणकारी राज्य का जो मुख्य उद्देश्य है। यह हम कह सकते हैं कि इसका यह है कि राज्य के कार्य क्षेत्र का विस्तार इस प्रकार से किया जाए कि व्यक्ति की स्वतंत्रता बंधित न हो, अर्थात व्यक्ति की स्वतंत्रता में कोई रुकावट ना आए। लोकतंत्र के स्वस्थ विकास के लिए जैसे राज्य क्या करता है, लोक कल्याणकारी राज्य क्या करता है, लोकतंत्र का भी विकास हो। इस हेतु लोक कल्याणकारी राज्य मतलब आधुनिक जो लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली है वो तो उसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है। आधुनिक जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो इस बात पर उनकी जो सक्सेसनेस है वो इस बात पर निर्भर करती है कि राज्य किस सीमा तक अपने नागरिकों के निवास, वस्त्र आदि के प्रावधान कर पाता है। लोकतंत्र के स्वस्थ विकास के लिए बेकारों को काम पर लगाना, कमजोर वर्गों की सहायता करना, लोगों को बीमारी और बुढ़ापे में सहायता प्रदान करना लोक कल्याणकारी राज्य का दायित्व है। अर्थात लोकतंत्र का स्वस्थ विकास तभी होगा जब बेरोजगार लोगों को काम मिले, कमजोर वर्गों की सहायता हो, लोगों की बीमारी में बुढ़ापे में राज्य सहायता प्रदान करे। वस्तुतः है लोकतंत्रात्मक शास्त्र में अच्छे जीवन के लिए वातावरण तैयार करना कल्याणकारी राज्य का लक्षण है। इस प्रकार लोकतंत्र और कल्याणकारी राज्य है वो परस्पर विरोधी नहीं, एक दूसरे के पूरक है। हम ये समझते हैं कि इससे आपको ये समझ में आ गया कि दोनों अवधारणाएं में जो विरोधी बताते हैं वो अवधारणाएं गलत है और दोनों अवधारणाएं विरोधी नहीं, एक दूसरे की पूरक है। इसी प्रकार एक और कंसेप्ट है समाजवाद और कल्याणकारी राज्य। ये समझना है कि समाजवाद और कल्याणकारी राज्य का जो कंसेप्ट है वो है क्या। समाजवाद जब हम पढ़ते हैं तो आपको अच्छी तरह पता है कि समाजवाद क्या होता है। समाज में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता की स्थापना करना समाजवाद का लक्ष्य होता है। समाजवाद भी दो प्रकार का समाजवाद है, क्रांतिकारी समाजवाद और विकासवादी समाजवाद। ये जो क्रांतिकारी समाजवाद है ये क्रांति के माध्यम से, हिंसा के माध्यम से समाजवाद की स्थापना करना चाहता है, और विकासवादी समाज जनतांत्रिक मूल्यों एवं सिद्धांतों के या जनतांत्रिक साधनों से समाजवाद की स्थापना करना चाहता है। और कल्याणकारी राज्य इस विकासवादी समाजवाद के करीब है। विकासवादी जो समाजवाद है वो कल्याणकारी राज्य में और विकासवादी समाज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो समाजवादी राज्य में क्या होता है कि पूंजीवाद का मतलब जनरली कुछ विद्वान ये कहते हैं कि समाजवाद जो है उसका भी मुख्य लक्ष्य ये है कि वो कल्याणकारी राज्य की भावना रखता है। कल्याणकारी राज्य की कल्याणकारी राज्य की भांति समाजवाद भी एकाधिकारवाद का विरोधी है। सामाजिक न्याय की स्थापना के सिद्धांत को लेकर चलने वाला सिद्धांत है ये समाजवाद भी और कल्याणकारी राज्य दोनों। वैधानिक और शांतिपूर्ण तरीकों से समाज में न्याय और समानता लाने का सुंदरता प्रयास दोनों करते हैं। इस प्रकार जो है ये क्रांतिकारी समाजवाद को छोड़कर विकासवादी समाजवाद और कल्याणकारी राज्य जो है ये दोनों एक दूसरे के करीब है, इनमें आपस में समानताएं हैं। इस प्रकार ये दोनों अवधारणाएं समझ लेने के बाद कि लोकतंत्रात्मक राज्य और कल्याणकारी राज्य एक दूसरे के पूरक है, उसी प्रकार विकासवादी समाजवाद और कल्याणकारी जो ये समाजवाद है ये एक दूसरे के पूरक है। अब भारत में लोक कल्याणकारी राज्य के विभिन्न प्रावधान क्या है। भारत में लोक कल्याणकारी राज्य हम कैसे मानेंगे कि भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है। देखो, भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है। ये प्राचीन काल से ही कई शासक हमारे ऐसे रहे हैं जिन्होंने कल्याणकारी कार्य किए। जब हम इस इतिहास में पढ़ते हैं सम्राट अशोक, मौर्य पीरियड, अशोक के द्वारा विभिन्न जनता के कल्याण के लिए विभिन्न कार्य किए गए। हम गुप्त पीरियड में आते हैं, गुप्त पीरियड में भी हम कल्याणकारी राज्य के हमें दर्शन प्राप्त होते हैं। और फिर जब हम मुगल पीरियड में आते हैं तो सम्राट अशोक द्वारा किए गए विभिन्न कार्य कल्याणकारी राज्य की भावना को परिलक्षित करते हैं। पुराने टाइम में जाएंगे तो हमें जो राम राज्य की अवधारणा है वो भी कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है। इस प्रकार भारत में प्राचीन काल से, कुल मिला के कहने का मतलब है कि भारत में प्राचीन काल से कल्याणकारी राज्य के लिए प्रयास किए जाते रहे हैं। वर्तमान संदर्भ में भारत में कल्याणकारी राज्य जो है वो 26 जनवरी 1950 को जब भारत में संविधान लागू हुआ तो उस संविधान में विभिन्न प्रावधान ऐसे हैं जो कल्याणकारी राज्य के मुख्य प्रावधान कहे जा सकते हैं। अर्थात भारत आज कल्याणकारी राज्य है, ये हम जब सिद्ध करेंगे तो हमें उन प्रावधानों को स्पष्ट करना होगा। हमें बताना होगा कि कौन से ऐसे प्रावधान है जो भारत को कल्याणकारी राज्य बताते हैं। जब हम संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं, प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रस्तावना, आप लोगों को अच्छी तरह पता है संविधान की प्रस्तावना जो है, भारत, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष, है ना,
समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को। अब आगे की जो लाइन आ रही है वो कल्याणकारी राज्य की आ रही है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तीनों प्रकार के न्याय का मुख्य लक्ष्य रखा गया है भारतीय संविधान में। हमारी प्रस्तावना में साफ लिखा हुआ है कि राज्य का मुख्य दायित्व को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की प्राप्ति के लिए प्रयास करेगा। इसी प्रकार विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता के लिए, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की हमें स्वतंत्रता प्राप्त है देश के प्रत्येक नागरिक को, अर्थात सभी व्यक्ति स्वतंत्र है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता यानी कि समानता की स्थापना के भी प्रावधान किए गए हैं। ये जो संविधान की प्रस्तावना में, भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में जो बातें लिखी गई है, ये बातें ये सिद्ध करती है कि भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है। अगर हम संविधान की प्रस्तावना में जाएंगे तो इसमें समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य वर्ड जो है, ये अपना आप में भारत को लोक कल्याणकारी राज्य सिद्ध करता है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ये कल्याणकारी राज्य के समानता के लक्षण को प्रदर्शित करते हैं। सामाजिक, आर्थिक न्याय, है ना, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ये सभी ये कल्याणकारी राज्य को परिलक्षित करते हैं। इस प्रकार भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, यही अपने आप में भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य सिद्ध करती है। इसी प्रकार जब हम आगे चलेंगे, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, भाग 3, संविधान के भाग 3 में जो मूल अधिकारों का वर्णन है, इसमें मूल अधिकारों के द्वारा देश के नागरिकों को जो अधिकार मिले वो भी कल्याणकारी राज्य के एक उदाहरण कहे जा सकता है कि कल्याणकारी राज्य भारत कल्याणकारी राज्य का पक्षधर है। आर्टिकल 14 से 18 तक समानता का जो अधिकार है ना, आर्टिकल शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है आर्टिकल 23 और 24, और भाग 4 में राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है आर्टिकल 38 से 51 तक, ये जो प्रावधान है, ये प्रावधान भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य सिद्ध करते हैं। इन आर्टिकल्स की डिटेल से यहाँ पर मैं मेंशन नहीं करना चाहूंगा, आपको ये ढंग से बुक में आपको चित्र पता है, फंडामेंटल राइट्स से आपको ध्यान में होना चाहिए। मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहूंगा कि भारत में भी सरकार का ध्येय जो है वो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। हमारे संविधान की अंतरात्मा जो है न्याय, समता, अधिकार और बंधुत्व के आशयों से अभिसंचित है। हमारे जो नीति निर्देशक तत्व है, हमारे संविधान की संजीवनी व्यवस्था है, और इन नीति निर्देशक तत्वों में, जो संविधान के नीति निर्देशक तत्व है, इनमें लोक कल्याणकारी राज्य में समाजवादी राज्य की स्थापना से संबंधित विभिन्न प्रावधान किए गए हैं, और इन नीति निर्देशक सिद्धांतों द्वारा आर्थिक और सामाजिक न्याय के संबंध में जो व्याख्याएं की गई है, वो सब भारत को लोक कल्याणकारी राज्य सिद्ध करती है। तो इन अगर हम डिटेल से संविधान के जो ये नीति निर्देशक तत्व है, इनको हम पढ़ेंगे, जानेंगे, तो हमें लोक कल्याणकारी राज्य से संबंधित जो बातें हैं वो इन आर्टिकल्स में हैं। जैसे मुख्य बातों का मैं आपको यहाँ वर्णन करना चाहूंगा। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने वाले प्रमुख नीति निर्देशक तत्व जो है, जैसे नीति निर्देशक तत्व में क्या कहा गया है, राज्य लोगों के जीवन स्तर को सुधारने और स्वास्थ्य सुधार के लिए प्रयत्न करेगा। नीति निर्देशक तत्व में कहा गया है कि लोगों के जीवन स्तर को सुधारेगा राज्य, उनके स्वास्थ्य सुधार के लिए प्रयास करेगा राज्य क्या करेगा, जनता के दुर्बलतम अंगों के, मुख्यतः SC, ST, आदिम जाति, इनके शिक्षा और संबंधी हितों की विशेष सावधानी से रक्षा करेगा, और सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा। ये नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया है। नीति निर्देशक तत्वों में यह भी बात है कि राज्य प्रत्येक स्त्री तथा पुरुष को समान रूप से आजीविका के साधन प्रदान करने का प्रयत्न करेगा। ये कल्याणकारी राज्य के प्रावधान कहे जा सकते हैं। मतलब विभिन्न, चाहे देश के प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह स्त्री या पुरुष हो, समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करेगा। तो हम नीति निर्देशक तत्वों के जो विभिन्न प्रावधान है, जैसे एक और आपको मैंने पहले ही बताया था कि संविधान के आरंभ होने से 10 वर्ष के भीतर, मतलब हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि 14 वर्ष की आयु के बालकों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध राज्य करेगा। इस प्रकार विभिन्न बातें हैं सामाजिक, आर्थिक और क्षेत्रों के लिए नीति निर्देशक तत्वों में, और ये विभिन्न बातें भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य साबित करती है। इस प्रकार हम नीति निर्देशक तत्व भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की पृष्ठभूमि का निर्माण करते हैं, और ये कह सकते हैं कि हाँ, भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है। ये तो हुई संविधान के प्रावधानों की बात जो हम समझ पा रहे हैं। अब हम आज ये देखेंगे वर्तमान परिप्रेक्ष्य क्या है, प्रेजेंट सिनेरियो क्या है इंडियन डेमोक्रेसी में लोक कल्याणकारी राज्य का। वर्तमान स्थिति में क्या भारत लोक कल्याणकारी राज्य पूर्ण रूप से बन गया है या बनने का प्रयास है? इस संदर्भ में अगर हम जाएंगे तो 2-3 बातें हमें देखनी है। 1990 से पूर्व की स्थिति क्या थी भारत की, प्रेजेंट सिनेरियो हम वर्तमान में देखेंगे। 1990 से पूर्व क्या था? 1990 से के दशक जो चालू हुआ, वो एक भारत में सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण पीरियड है। स्वतंत्रता के पश्चात 1990 के पश्चात का इंडिया अलग है, और 1990 से पहले का इंडिया अलग है। 1990 के दशक से पूर्व लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए
सैद्धांतिक थ्योरेटिकल प्रयास तो किए गए, लेकिन व्यवहार में आर्थिक सुरक्षा तथा समानता और राजनीतिक तथा सामाजिक सुरक्षा की दिशा में भारत अपने संवैधानिक आदर्शों को निष्ठा से क्रियान्वित नहीं कर सका है। प्रोफेसर अशोक शर्मा लिखते हैं कि 1990 से भारत पूर्ण रूप से लोक कल्याणकारी राज्य के आदर्शों को क्रियान्वित नहीं कर पाया। प्रोफेसर अशोक शर्मा ने भारत में प्रशासनिक संस्थाएं जो उनकी बुक है उसमें लिखा है कि 2000 के पश्चात, 2000 का जो दशक आया उसके पश्चात सरकार और प्रशासन के उद्देश्यों और लक्ष्य में परिवर्तन हो गया, जिससे लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भी बदल गई। अर्थात सरकार और प्रशासन के उद्देश्यों और लक्ष्यों में परिवर्तन हुआ, वो परिवर्तन लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के विपरीत हुआ। सरकार और प्रशासन के उद्देश्यों में एवं लोक कल्याणकारी राज्य को इसने पीछे ढकेल दिया। वो है मेन परिवर्तन जो विश्व के विभिन्न देशों के प्रशासन में हुआ, लोक विकल्प उपागम का आगमन। ये 2000 के पश्चात आया, पब्लिक चॉइस अप्रोच। हम अगर इसको कहना चाहें तो इस प्रकार कह सकते हैं कि वर्तमान में न केवल भारत में अपितु संपूर्ण विश्व में, विशेष रूप से विकसित राष्ट्रों में लोक विकल्प उपागम को अपना लिया गया है। इस उपागम के अंतर्गत सरकार के कार्यों में कमी की जा रही है। लोक विकल्प उपागम है पब्लिक चॉइस अप्रोच, इसमें सरकार के कार्यों में कमी की जा रही है और इसी के कारण एलपीजी जो स्लाइड में आपको दिख रहा है, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की अवधारणा अवतरित हुई। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इसको एलपीजी की अवधारणा बोलते हैं। तो एलपीजी की अवधारणा का विकास हो गया है। अब एलपीजी में क्या होता है कि प्राइवेट जो सेक्टर है उसको भी प्रशासन के कार्य करने की छूट प्रदान की गई है। भारत में भी बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें जो राज्य ने अपने दायित्वों को निजी उद्यमों को सौंप दिया है। बहुत से क्षेत्र है जैसे राज्य सड़कों का निर्माण स्वयं न करके बीओटी योजना के अंतर्गत निजी क्षेत्र द्वारा करवा रहा है। अगर आप रोजमर्रा आप देखते होंगे पैरा टीचर्स और पैरा डॉक्टर्स की अवधारणा जो है, ये भी एक लोक विकल्प उपागम के कारण आई है। तो ये जो आज के समय में एलपीजी के टाइम में आपको यह समझना है कि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा थोड़ी सी पीछे हटती जा रही है। लोक कल्याणकारी राज्य से अपेक्षा की जाती है कि वो शिक्षा के लिए समुचित प्रबंध करेगा, ठीक है, और न्यूनतम स्तर पर निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएगा। किंतु वर्तमान समय में शिक्षा का तो निजीकरण हो रहा है। नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा हेतु परिवहन, संचार के साधन, डाक व्यवस्था, विद्युत वितरण आदि के संचालन करता है तो राज्य का ही है ना। हमने पढ़ा कि लोक कल्याणकारी राज्य सारे कार्य करेगा, परिवहन के, संचार के साधन, डाक व्यवस्था, विद्युत वितरण। लेकिन इन सभी क्षेत्रों में आज निजी क्षेत्र भी कार्य कर रहा है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य पर अगर हम दृष्टि डालें तो राज्य इन सेवाओं के संचालन के दायित्व से धीरे धीरे मुक्त होना चाहता है। हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान समय में जो है वो एलपीजी के उदाहरण के कारण लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा में थोड़ी महत्व में कमी आई है, लेकिन फिर भी वर्तमान समय में बनी हुई है। अच्छा, इस संदर्भ में हम छोटे से शॉर्ट में ये भी पढ़ेंगे कि लोक कल्याणकारी राज्य की मेन समस्याएं क्या है। लोक कल्याणकारी राज्य जो है उसमें लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में मुख्य समस्याएं ये 4 आपकी स्लाइड में दी हुई है। इन समस्याओं के कारण लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा पूर्ण रूप से क्रियान्वित नहीं हो पाई है। आधुनिक राज्य के अस्तित्व का आधार बस ये है कि नागरिकों की कितनी सेवा कर सकता है ना। तो राज्य लोक कल्याण की भावना से ही कार्य करना चाहते हैं। किंतु ये जो समस्याएं हैं, आर्थिक साधनों का अभाव, नौकरशाही की समस्या, वैचारिक संघर्ष की समस्या और राजनीतिक अस्थिरता, इन कारणों से लोक कल्याणकारी राज्य अपने सभी कार्यों को संपन्न नहीं कर पा रहा है। जैसे आर्थिक साधनों का अभाव में अगर हम देखें तो नागरिकों को अधिकतम कल्याणकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रचुर आर्थिक साधनों की आवश्यकता होगी। आप भी समझते हैं कि नागरिकों को कल्याणकारी सेवाएं प्रदान की जाने तो प्रचुर आर्थिक साधन चाहिए, और अधिकांश राज्यों की आर्थिक स्थिति वर्तमान में कमजोर है और वे कुशलता से कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं कर पाते। इस प्रकार आर्थिक साधनों का अभाव होने के कारण लोक कल्याणकारी राज्य की क्रियान्विति नहीं हो पा रही। इसी प्रकार नौकरशाही की समस्या, कल्याणकारी राज्य में अधिकांश कार्य सरकारी कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। आपको अच्छी तरह पता है सरकारी कर्मचारी कल्याणकारी राज्य में कार्य करेंगे तो जन कल्याण की अनेक महत्वपूर्ण योजनाओं को नौकरशाही असफल बना देते हैं। नौकरशाही की जो बुराइयां हैं वो इसमें आ जाती है। तो इस प्रतिबद्ध नौकरशाही के अभाव में कल्याणकारी राज्य की गति जो मंद पड़ जाती है। वैसे ही वैचारिक संघर्ष की भावना, मतलब कल्याणकारी राज्य क्या है, ये 2 विचारधाराओं का मिश्रण है, व्यक्तिवाद और समाजवाद। तो इन दोनों के मध्य संतुलन स्थापित करना बहुत टेढ़ा कार्य है। इस प्रकार ये जो समस्याएं हैं, ये समस्याएं लोक कल्याणकारी राज्य की जो धारणा है उसकी क्रियान्विति में ये सिद्ध करती है कि इन समस्याओं के कारण लोक कल्याणकारी राज्य अपने पूर्ण रूप से क्रियान्विति नहीं कर पा रहा है। अब ये हमसे सब समझ लिया कि वर्तमान स्थिति क्या है। अब हम आते हैं निष्कर्ष पे कि एक्चुअल में इससे हम क्या समझ पाएंगे, क्या जान पाएंगे। देखो, लोक कल्याणकारी राज्य जो है वो निष्कर्ष ये है कि ये विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, राजनीतिक अस्थिरता और ये, लेकिन भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य, ये तो सिद्ध है, स्पष्ट है, क्योंकि संविधान के विभिन्न प्रावधान और ये सिद्ध करते हैं कि भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है।
किंतु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ऐसा प्रतीत होता है कि अवधारणा केवल एक सैद्धांतिक स्वरूप में रह जाएगी। स्लाइड में कवक लिखा हुआ गलत है, केवल एक सैद्धांतिक स्वरूप में रह जाएगी। इसलिए रह जाएगी कि एलपीजी अवधारणा आ जाने के बाद निजी कार्य भी लोक कल्याणकारी राज्य की अपेक्षा राज्य के कार्य लोक कल्याणकारी राज्य की अपेक्षा निजी क्षेत्र द्वारा किए जा रहे हैं। कल्याणकारी राज्य में व्यक्ति स्वतंत्रता तथा राज्य की भूमिका के मध्य संतुलन स्थापित समुचित समन्वय किया जाता है। कल्याणकारी राज्य सामाजिक न्याय को अपना लक्ष्य मानता है, जिसकी प्रेरणा से समाजवाद से मिलती है, और इस प्रकार समाजवाद को कार्यान्वित करने वाली शांतिप्रिय और लोकतांत्रिक व्यवस्था लोक कल्याणकारी राज्य है। अब हम निष्कर्ष के रूप में अगर हम इस बात को कहना चाहेंगे तो ये कहेंगे, अब जो हमारा जो ये आज का लेसन है, इसके निष्कर्ष के रूप में हम ये कहेंगे कि भारत में विभिन्न ऐसे प्रावधान हैं जो लोक कल्याणकारी राज्य है, और प्राचीन काल में भी विभिन्न शासक ऐसे हैं जिन्होंने कल्याणकारी राज्य के कार्य किए हैं। संवैधानिक प्रावधान जब हम देखेंगे भाग 3, भाग 4, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, और ये देख लेने के बाद ये 2000 से पहले की स्थिति जो थी उसमें राज्य ने बहुत प्रयास किए, लोक कल्याणकारी राज्य भारत में बहुत प्रयास किए गए सरकारों के द्वारा लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य करने के लिए सैद्धांतिक दृष्टि से, लेकिन उन पूर्ण प्रयासों को प्राप्त नहीं किया जा सका। 2000 के बाद पब्लिक चॉइस अप्रोच कह लो या एलपीजी युग आ गया, जिस युग में लोक कल्याणकारी राज्य की जो धारणा है वो अब पीछे हटती जा रही है। और लेकिन फिर भी ये धारणा जब तक राज्य नामक संस्था बनी हुई है, मानव कल्याण है, ये अवधारणा की इंपॉर्टेंस बनी रहेगी, और भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के प्रयास किए जा रहे हैं और किए जाते रहेंगे। इनका जो इंपॉर्टेंस है वो कभी कम नहीं होगा। आज की क्लास बस इतनी ही। कल की क्लास से हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से संबंधित जो आपका चैप्टर है वो आज पूरा हो गया है।